नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज से हम सभी शुरुआत करने वाले हैं मध्यकालीन भारत की प्यारे साथी, और जिसमें जो पहला टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो है प्यारे साथी भारत पर अरब आक्रमण, यानी कि भारत पर अरबियों ने किस तरह आक्रमण किया, मुस्लिम आक्रमण कैसे हुई, इन सब के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अब आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगी, रोज़ मैं वीडियोज़ क्लासेस लाया करूँगा। और अगर हम बात करें जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही थी वो भी रेगुलर चलती रहेगी। उसमें हमने अभी सिकंदर का भारत पर आक्रमण पढ़ा है, उसके बाद मौर्य साम्राज्य हम उसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो की, जो कि है मध्यकालीन भारत का इतिहास, एपिसोड नंबर 1, भारत पर अरब आक्रमण। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्त कि भारत पर अरब आक्रमण क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसकी कुछ रीजन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर हम बात करें तो आप देखेंगे भारत में क्या था कि हर्षवर्धन जो थे, राजा हर्षवर्धन, उसके बाद कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो भारत को एकीकृत करके रख सके, यानी कि भारत को एकता के सूत्र में बांध सके। अंतिम शासक राजा हर्षवर्धन ही थे प्यारे साथी, जो आप देखेंगे कि जिन्होंने भारत को जोड़े रखा था। उनके बाद क्या हुआ, वर्धन वंश के बाद क्या हुआ, हर्षवर्धन के बाद क्या हुआ कि जो राजा थे भारत के वो छोटे छोटे क्षेत्रों तक ही सीमित रह गए और आपस में ही वो लड़ा करते थे। और जब कोई दो लोग आपस में ही लड़ेंगे, आपने देखा होगा कि जब कोई एक घर का दो भाई आपस में ही लड़ते हैं तो उसका फायदा तीसरा व्यक्ति उठा लेता है। ठीक उसी तरीके से जब भारत में कोई शक्तिशाली राजा नहीं था और कोई भी भारत को एकता के सूत्र में नहीं बांध सकता था, तो उसी समय भारत पर अरबियों का आक्रमण होता है। और क्योंकि यहाँ के शासक आपस में ही लड़ा करते थे तो इनका बहुत ज़्यादा फायदा, यानी कि बहुत ज़्यादा ही फायदा अरब लोगों ने उठाया। फिर आप आगे देखे जाएंगे कि ऐसे ही और भी कई बाहरी आक्रांता आएंगे और भारत पर राज करेंगे, इसे लूटेंगे, क्योंकि भारत में कोई ऐसा शासक नहीं था। अगर हम बात करें प्यारे साथी कि भारत पर अरब आक्रमण की कि क्या रीजन थे कि भारत पर अरब आक्रमण हुआ, तो इसके पीछे एक स्टोरी है, उसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या था प्यारे साथी कि जब भारत पर अरब का आक्रमण होता है उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि श्रीलंका जो है आपका, वहाँ के शासक थे कोई, उन्होंने क्या किया था प्यारे साथी कि उन्होंने कुछ उपहार भेजा था जहाज से। किसके लिए? तो उन्होंने उपहार भेजा था इस्लाम धर्म के जो उस समय सबसे बड़ी गद्दी होती थी प्यारे साथी, जिसे हम खलीफा कहते थे। खलीफा के सूबेदार जो होते थे प्यारे साथी, आप कह सकते हैं खलीफा क्या होते थे, जिन्हें इस्लाम धर्म का प्रचार करने का जिम्मा होता था, या आप कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म में सबसे ऊंचा पद होता था खलीफा का पद। और खलीफा के ही सूबेदार थे, यानी कि पश्चिमी प्रांत के अध्यक्ष थे, जिनका नाम था अल हज्जाज। तो प्यारे साथी कहानी यहीं से शुरू होती है कि श्रीलंका के राजा, मैं आपको पहले स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा सारी चीज़ें कि श्रीलंका के राजा थे प्यारे साथी। इनका नाम जानने की जरूरत नहीं है, कोई भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाऊंगा कि भारत पर आक्रमण क्यों हुआ। अगर अरबों का, तो प्यारे साथी श्रीलंका के राजा ने कुछ उपहार भेजा था। उपहार किससे भेजा था प्यारे साथी? तो जहाज के माध्यम से उपहार भेजा था प्यारे साथी। बहुत सारी धन दौलत, बहुत सारी चीजें थी इसमें। तो ये उपहार भेजा था किसको प्यारे साथी? तो खलीफा के उत्तरी प्रांत के अध्यक्ष। खलीफा क्या होते थे? इस्लाम का सबसे बड़ा पद होता था जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करता था, और सबसे मतलब बड़ा पद होता था इस्लाम धर्म का प्यारे साथी। तो जो खलीफा के सूबेदार थे कह सकते हैं, या इनके ही अध्यक्ष आप कह सकते हैं, या मंत्री टाइप के जो होते हैं, तो खलीफा के सूबेदार प्यारे साथी, खलीफा के सूबेदार जो थे उनका नाम था प्यारे साथी क्या? अल हज्जाज। अल हज्जाज ये कहाँ के सूबेदार थे? तो ये पश्चिमी क्षेत्र के, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के क्या थे? सूबेदार थे, जिनका नाम था प्यारे साथी अल हज्जाज। तो श्रीलंका की राजा ने अल हज्जाज के लिए उपहार भेजा था, किसके माध्यम से? जहाज के माध्यम से। इनको बहुत सारा धन दौलत और उपहार, उसमें बहुत सारी चीजें थी, उन्हें भेजा गया था। तो क्या होता है प्यारे साथी, जब श्रीलंका से ये जहाज चलती है तो समुद्र मार्ग से जहाज चलती है, जो पानी वाली जहाज होती है, तो उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं धन दौलत, सारी चीजें जो उपहार थे वो थे। तो क्या होता है कि ये जहाज
सिंध के मार्ग से होकर जाती है, बीच में आपका सिंध पड़ता है। आप पूछेंगे कि सिंध कहाँ है, तो वर्तमान में आप देखेंगे जो आपका वर्तमान का गुजरात है, तो उसके ऊपर जो स्थलीय भाग आप देखेंगे मैप में, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। सिंध वर्तमान में अब पाकिस्तान में पड़ता है प्यारे साथी। तो गुजरात के ऊपर का जो रीजन है या राजस्थान के बगल का, वो क्या है, सिंध में आता है। जो आप देखेंगे मैप में कि पाकिस्तान का कुछ हिस्सा साझा करता है गुजरात से, तो वो सिंध प्रांत में ही आता है, जो गुजरात के थोड़ा ऊपर है। तो वहीं पर क्या हुआ कि समुद्री लुटेरों ने इस जहाज को लूट लिया प्यारे साथी। क्या हुआ कि इस जहाज को समुद्री लुटेरों ने, या आप कह सकते हैं चोरों ने, इस जहाज को क्या किया, लूट लिया। लुटेरों ने लूट लिया इस जहाज को। अब जब इस जहाज को लूट लिया तो इससे क्या हुआ कि इसकी जानकारी अल हज्जाज को पता चली, जो खलीफा के सूबेदार थे, या आप कह सकते हैं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के सूबेदार थे इस्लाम धर्म के, आप ये भी कह सकते हैं। तो इनको जब पता चली तो ये अत्यंत ही क्रोधित हुए। अब जब क्रोधित हुए तो इन्होंने कहा कि अपने मंत्री से कहा कि पता लगाओ कि सिंध का राजा कौन है। तो प्यारे साथी, जब इन्होंने पता लगाया कि सिंध का राजा कौन है, तो आप देखेंगे उस समय जब समुद्री लुटेरों ने ये उपहार यानी कि ये जहाज लूटा था, उस समय जो सिंध रीजन था, जो आपका सिंध प्रांत था, यहाँ के राजा कौन थे प्यारे साथी, आप देखेंगे तो यहाँ के राजा थे प्यारे साथी आपके दाहिर, यानी कि जिन्हें हम क्या कहते हैं, राजा दाहिर भी कहते हैं। तो यहाँ के राजा कौन थे, राजा दाहिर थे। तो क्या होता है कि राजा दाहिर के पास अल हज्जाज का एक पत्र जाता है कि हे राजन, जो मतलब एक पत्र जाता है या सूचना जाती है कि दाहिर के पास, कि राजा दाहिर से अल हज्जाज कहते हैं अपने पत्र के माध्यम से कि मेरे जहाज जो थी वो आपके क्षेत्र में क्या है, लूट ली गई है। तो आप कृपया करके वो जहाज मुझे, उपहारों से भरा जहाज मुझे वापस कर दें, या जो भी उसमें क्या हुआ है कि दिक्कतें आई हैं उसकी भरपाई कर दें, यानी कि जो जहाज लूटा गया है उसकी जितनी वैल्यू रही होगी उसकी भरपाई कर दें। अब भैया राजा दाहिर भी तो बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी व्यक्ति थे। इन्होंने कहा ऐसे कैसे, जहाज मैंने नहीं लूटा है, जहाज तो समुद्री लुटेरों ने लूटा है। और हालांकि मेरे क्षेत्र में ये जहाज लूटा गया है, लेकिन समुद्री लुटेरों का कोई भी राजा नहीं होता। यानी कि आप देखेंगे, मैं समझाना चाहूँ तो चोर भी किसी राजा का हुक्म मानते हैं, नहीं मानते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि चोर तो अपनी मर्जी से ही चोरी करेगा, वो राजा से थोड़ी ना पूछेगा। राजा भी उसे ढूंढता रहता है कि प्रजा को कोई परेशानी ना हो। तो दाहिर ने कहा कि ये जो जहाज है ये हम सबने नहीं लूटा है, इसे किसने लूटा है, इसे समुद्री लुटेरों ने लूटा है। तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लुटेरे तो किसी का मतलब वो नहीं मानते हैं, किसी का ऑर्डर नहीं मानते हैं लुटेरे। तो ऐसा कहकर दाहिर ने साफ मना कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि अल हज्जाज बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। मतलब ये बहुत ज़्यादा शक्ति भी ज़्यादा थी उस समय, तो कोई भी अगर पद पर है अच्छे तो वो क्रोधित ही होगा। और इससे क्या हुआ कि अल हज्जाज बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर इन्होंने सिंध पर आक्रमण करने का अपना ऑर्डर दे दिया, फैसला सुना दिया कि जाओ सिंध को लूट आओ और सिंध पर आक्रमण कर दो प्यारे साथी। तो ये सारी कहानी थी, मैंने आपको कहानी बता दिया कि आखिर रीजन क्या था कि भारत पर अरब का आक्रमण हुआ। तो रीजन यही था कि जो श्रीलंका के राजा ने अल हज्जाज के लिए जहाज़ों से भरा उपहार भेजा था वो सिंध प्रांत में लूट लिया गया। और जब लूट लिया गया तो अल हज्जाज ने सूचना भिजवाई कि आपके राज्य से मेरा जहाज लूटा गया है, तो आप इसकी भरपाई कर दीजिए। और राजा दाहिर ने इससे साफ इनकार कर दिया, जिससे अल हज्जाज बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने अरबी सेनानियों को सिंध पर आक्रमण करने का फैसला भी सुना दिया कि जाओ उसे लूट कर ले आओ प्यारे साथी। तो क्या हुआ, ये सारी कहानी तो हो गई। अब हम बात करते हैं कि कैसे हुआ पहला आक्रमण, किसके द्वारा किया गया, क्या पहला आक्रमण सफल हुआ था। इन सब के बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। आप पूरी वीडियो देखिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करने वाला हूं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप इसके नोट्स चाहते हैं हैंड रिटन, तो प्यारे साथी मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ मिलन पर आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसके PDF नोट्स जो मैंने खुद अपने हाथों से लिखे हैं वो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी होगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब प्यारे साथी जब ये सारी चीज़ें हो गई, जब अल हज्जाज ने ये फैसला सुना दिया कि जाओ आक्रमण कर दो वहाँ पर,
तो क्या हुआ प्यारे साथी कि आक्रमण किया गया। तो अगर हम बात करें भारत पर अरबियों का प्रथम आक्रमण कब किया गया, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत पर अरबियों का प्रथम आक्रमण किस सन में किया गया या किसके द्वारा किया गया। तो प्यारे साथी अगर हम बात करें भारत पर अरब का प्रथम आक्रमण, भारत पर, या आपसे यह भी पूछा जाएगा कि भारत पर, क्योंकि ये जो अरब थे ये मुस्लिम ही तो थे, तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया। तो आप देखेंगे भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण प्यारे साथी, आप मुस्लिम की जगह अरब भी लिख सकते हैं। प्रथम अरब आक्रमण परीक्षा में दोनों तरह से पूछ सकता है। तो भारत प्रथम मुस्लिम आक्रमण प्यारे साथी कब किया गया था, तो आप देखेंगे 711 ईस्वी में, 711 ईस्वी में प्यारे साथी उबैदुल्ला द्वारा किया गया था। एक मतलब जो सेनापति थे उनका नाम था क्या, उबैदुल्ला नाम का व्यक्ति था जिसने किया था प्यारे साथी। अल हज्जाज के कहने पर उबैदुल्ला द्वारा 711 ईस्वी में भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया जाता है प्यारे साथी। कहां पर किया जाता है, तो आप देखेंगे सिंध प्रांत पर यह आक्रमण होता है। अल हज्जाज के कहने पर उबैदुल्ला आक्रमण करता है कहां पर प्यारे साथी, तो ये आक्रमण करता है आपका सिंध प्रांत पर। सिंध के राजा कौन थे उस समय, तो दाहिर थे प्यारे साथी। तो सिंध प्रांत पर आक्रमण किया जाता है। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में। सन अब आपको याद रखना है, मध्यकालीन भारत में जो आप पहले पढ़ते आए हैं उसमें उतना नहीं याद रखना था, लेकिन अब क्या है एंशिएंट हिस्ट्री में ज़्यादा सन नहीं पूछता है, लेकिन आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपसे सन भी पूछे जाते हैं कि किस सन में मुस्लिम आक्रमण हुआ था। तो 711 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, उबैदुल्ला द्वारा प्रथम आक्रमण किया गया था प्यारे साथी। सिंध प्रांत पर किया गया था और यहाँ के राजा कौन थे, दाहिर थे। और जब आक्रमण किया गया तो अल हज्जाज दाहिर को बहुत ही हल्का समझ रहे थे कि वैसे ही राजा होगा, छोटा मोटा सेना वोना होगी नहीं, तो आक्रमण कर दी। अब क्या हुआ कि दाहिर बहुत ही खतरनाक राजा थे और उन्होंने पहले आक्रमण में ऐसा इनको जवाब दिया, यानी कि ऐसा दौड़ा दौड़ा कर मारा कि ये भूल गए सारी चीजें और भाग गए किसी तरह। यानी कि इतना युद्ध हुआ और इसमें इनकी बुरी तरह से पराजय हुई। तो जो भारत में पहला आक्रमण हुआ था, प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था प्यारे साथी, या आप कह सकते हैं प्रथम अरब आक्रमण, उसमें क्या हुआ था प्यारे साथी, ये असफल रहा था। यानी कि आप कह सकते हैं कि यह जो आक्रमण था यह आक्रमण असफल रहा, आक्रमण असफल रहा, असफल रहा। इसमें दाहिर जीत गए थे प्यारे साथी, इन सबको खूब दौड़ा दौड़ा कर मारा था और यह आक्रमण असफल रहा। इस आक्रमण के बाद अरब मुस्लिम आक्रमण भारत में, मतलब मुस्लिम जो अरबी थे वो भारत में प्रवेश नहीं कर सके थे क्योंकि दाहिर ने उन्हें बुरी तरह से पराजित कर दिया था। अब प्यारे साथी अल हज्जाज और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने इसी ही वर्ष दूसरा आक्रमण भी किया प्यारे साथी। दाहिर बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, लेकिन थे तो एक छोटे से क्षेत्र के, सिर्फ सिंध प्रांत के। और क्या होता था, पहले मैंने आपको बताया कि इस समय क्या हुआ कि भारत के जो अलग अलग राजा थे ये आपस में ही लड़ा करते थे, कोई एक दूसरे की मदद नहीं करता था युद्ध के समय। तो इससे क्या होता था कि तीसरा लाभ उठा लेता था। अब क्योंकि सिंध पर क्या हुआ, जब दूसरा आक्रमण किया गया उसी वर्ष, तो क्या होता है कि जब लगातार आक्रमण किए जाते हैं तो उससे दाहिर की शक्तियां भी तो क्षीण होने लगी, उनकी भी सेना मरती थी। कोई भी युद्ध होगा तो आपस में जब युद्ध होते हैं तो क्या होता है कि दोनों ओर की सेनाएं मरती हैं, चाहे जीत जिसकी भी हो, लेकिन क्षति दोनों ओर के लोगों को होती है। तो इसी तरह क्या हुआ कि इसी वर्ष लगातार दूसरा आक्रमण किया गया सिंध पर। और प्यारे साथी आप नोट कर कर लिखिएगा कि भारत पर दूसरा मुस्लिम आक्रमण, भारत पर दूसरा अरब आक्रमण कह सकते हैं या मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम में ब्रैकेट में अरब भी लिख सकता हूं प्यारे साथी। तो आक्रमण कब हुआ प्यारे साथी, तो 711 ईस्वी में ही किया गया। दूसरा आक्रमण भी इसी में किया गया था। और इस बार प्यारे साथी जो आक्रमण करने वाला था उसका नाम था बुदेल। दूसरा आक्रमण किसके द्वारा किया गया था प्यारे साथी, बुदेल द्वारा किया गया था। और इसने दोबारा जब आक्रमण किया
तो इस बार भी भयंकर युद्ध हुआ और इसमें क्या हुआ प्यारे साथी, फिर से राजा दाहिर विजयी हुए और इन्हें खूब दौड़ा दौड़ा कर मारा। और इसमें भी क्या हुई, राजा दाहिर विजयी हुए, राजा दाहिर विजयी हुए प्यारे साथी। और यह आक्रमण क्या रहा प्यारे साथी, यह आक्रमण भी असफल रहा। आप लिख लीजिएगा, यह आक्रमण भी असफल रहा। मैं थोड़ा बुलेट पॉइंट में लिखता चलूंगा, आप पूरा चाहे लिख लिया कीजिए, क्योंकि पूरा लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो यह आक्रमण भी असफल रहा प्यारे साथी। तो जब दूसरा आक्रमण किया गया तो क्या हुआ प्यारे साथी कि फिर से ये असफल हो गया, फिर से राजा दाहिर जीत गया। तो उससे ये पता चला उनको, अल हज्जाज को ये पता चला कि कहीं ना कहीं ये दाहिर बहुत ही खतरनाक राजा है, इसकी शक्तियाँ ज़्यादा है। तो कोई ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहिए जो इससे जीत सके, यानी कि सेना की संख्या बढ़ानी चाहिए। छोटी मोटी सेना भेजकर इनसे जीता नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक तो ये हल्के में ले रहे थे प्यारे साथी। तो उसी साल, एक ही साल में 711 में पहला आक्रमण उबैदुल्ला द्वारा किया गया और दूसरा आक्रमण बुदेल द्वारा किया गया 711 ईस्वी में प्यारे साथी। ये दो आक्रमण हो गए। अब प्यारे साथी इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद अल हज्जाज बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने अपने सबसे अच्छे सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को कहा कि अब जाओ तुम लड़ने सिंध पर और खूब सारी सेना लेकर जाओ और इस बार दाहिर को पराजित कर कर ही आना प्यारे साथी। तो प्यारे साथी आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो आपका पहला आक्रमण हुआ था अरबियों द्वारा वो भी असफल रहा था, दूसरा आक्रमण भी असफल रहा था, तीसरा आक्रमण आपका सफल हुआ था जो आपका किया गया था मोहम्मद बिन कासिम द्वारा प्यारे साथी। तो आप लिखेंगे कि भारत पर तीसरा मुस्लिम आक्रमण, तीसरा मुस्लिम आक्रमण प्यारे साथी एक साल बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया जाता है प्यारे दोस्त, कासिम द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया जाता है। तो इतना आप लिख लीजिएगा कि जो भारत पर तीसरा मुस्लिम आक्रमण था या तीसरा आक्रमण था वो था 712 ईस्वी में किया गया था मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। अब क्या हुआ प्यारे साथी, क्योंकि 711 में भी 2 हमले किए गए, फिर एक साल के अंदर ही तीसरा आक्रमण कर दिया गया 712 ईस्वी में। तो किसी भी चीज पर आप क्या करेंगे कि कोई छोटे प्रांत का राजा है, एक बार आक्रमण करोगे तो उसने बलपूर्वक सामना किया, आपको पराजित कर दिया, दूसरी बार पराजित कर दिया, तीसरी बार तो हर बार उनकी शक्तियां भी तो क्षीण होती हैं। अरबियों की सेना बहुत ही ज्यादा थी और भारत में कोई एकता के सूत्र में बंधा नहीं था। तो इससे क्या हुआ, जब तीसरा आक्रमण हुआ तो ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली था, क्योंकि इस आक्रमण में बहुत ज्यादा सेना भेजी गई थी अल हज्जाज के द्वारा प्यारे साथी। जो ये आपका मोहम्मद बिन कासिम था, ये हजारों लाखों की सेना लेकर सिंध पर आक्रमण करता है और ये प्यारे साथी प्रथम सफल आक्रमण था। आप कह सकते हैं ये प्रथम सफल आक्रमण था, यानी कि इसी आक्रमण के बाद अरबियों का भारत में एंट्री होता है, यानी कि एक क्षेत्र जो सिंध का था उसे ये जीत लेते हैं। अभी हम आगे जानेंगे कि कितने चरण में ये आक्रमण हुए थे। तो आप देखेंगे प्यारे साथी कि प्रथम सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। परीक्षा में आपका एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, कोई भी एग्जाम हो प्यारे साथी, उसमें आपसे पूछा जाता है कि प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण या अरबियों द्वारा किया गया भारत का प्रथम सफल आक्रमण कौन सा था प्यारे साथी। तो वो हुआ था 712 में, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था पहला सफल आक्रमण और ये प्यारे साथी पहला सफल आक्रमण था। इसके पहले 2 आक्रमण हो चुके थे जो मैंने आपको बताया, लेकिन उसमें क्या हुआ कि उसमें अरब आक्रमण जो अरबी थे वो असफल ही रहे थे। जैसे कि उबैदुल्ला ने जब किया था तब भी राजा दाहिर ने इन्हें पराजित किया था, बुदेल ने किया था तब भी राजा दाहिर ने इन्हें पराजित कर दिया था। लेकिन जब तीसरा आक्रमण एक ही साल के अंदर होता है प्यारे साथी 712 ईस्वी में, तो इसमें मोहम्मद बिन कासिम विजयी होता है और वो कहीं ना कहीं सिंध में एंट्री कर देता है। अब प्यारे साथी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं बता दूं कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम था ये कौन था, तो आप लिख लीजिएगा प्यारे साथी, मोहम्मद बिन कासिम कौन था, तो अल हज्जाज
अल हज्जाज का सेनापति था प्यारे साथी। अल हज्जाज का क्या था? सेनापति था। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो ये था प्यारे साथी अल हज्जाज का सेनापति। अब ये अल हज्जाज क्या था? तो मैंने आपको बताया ये खलीफा के उत्तरी पश्चिमी प्रांत का सेनापति था, या आप कह सकते हैं इसे कि ये खलीफा का सूबेदार था। जो प्यारे साथी इस्लाम धर्म का, अब तो खलीफा पद हालांकि समाप्त कर दिया गया है, लेकिन खलीफा, पहले खलीफा हुआ करते थे जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। बहुत बड़ा पद होता था प्यारे साथी, और ये सभी इनके अंतर्गत ही शासन करते थे। जो मोहम्मद बिन कासिम है, आगे भी कई लोग आएंगे जैसे महमूद गजनवी, ये सभी इन्हीं के अंतर्गत कहीं ना कहीं शासन करते थे। तो आप देखेंगे प्यारे साथी, तो ये खलीफा का सूबेदार था जो अल हज्जाज था प्यारे साथी। मैंने इसकी कहानी आपको बता ही दी है पहले, तो ये इसका सूबेदार था। अब प्यारे साथी ये सारी चीज़ें तो हमने जान ली। अब हमें पढ़ना है कि किस तरह सिंध पर आक्रमण हुए थे, कितने चरण में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा राजा दाहिर के बारे में कुछ, कि सिंध का जो ये राजा था इसके बारे में, सिंध के बारे में आप कुछ नॉलेज, बेसिक नॉलेज मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाएँ। उसके पहले आप इसे नोट कर सकते हैं। मैं इतना समय दे रहा हूँ कि आप इसे नोट कर लीजिए बेहतरीन तरीके से, और फिर हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्त सिंध पर शासन की, यानी कि सिंध के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्यारे साथी सिंध के बारे में, कि सिंध के कौन कौन से राजा थे और दाहिर कब राजा बने। इन सब के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, उनके वंशज के बारे में, जिससे परीक्षा में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एकदम आराम से पढ़ते हुए चलिए। मैं आपके लिए अब रेगुलर वीडियोस लाया करूँगा, एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, और एकदम अच्छे से आप सारी चीज़ें समझते हुए चलिएगा, तो आपका सारा डाउट क्लियर होते हुए चलेगा। एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए और खूब अच्छा अंक भी प्राप्त कीजिए, मॉक टेस्ट भी दिया कीजिए प्यारे दोस्त। और अब चलिए अब हम बात करते हैं सिंध के बारे में। तो प्यारे साथी ये जो सिंध था, हम बात करें सिंध प्रांत की, तो सिंध प्रांत के बारे में कुछ मैं आपको बेसिक नॉलेज दे दूं। सिंध प्रांत प्यारे दोस्त, अगर हम बात करें सिंध प्रांत की, तो प्यारे साथी, सॉरी प्राप्त मैंने लिख दिया है, कभी कभी गलती हो जाती है। यहां पर अगर हम बात करें सिंध प्रांत की, क्या बात करनी है? सिंध प्रांत की। सिंध प्रांत जो आपका था प्यारे दोस्त, इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। तो प्यारे दोस्त अगर हम बात करें सिंध प्रांत की, तो सिंध प्रांत के कुछ राजवंशों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जो सिंध प्रांत था प्यारे साथी, ये इस पर पहले किसका शासन था? तो सिंध प्रांत पर पहले था प्यारे साथी आपके राय वंश का शासन। किसका शासन था? तो पहले आपका इस पर राय वंश का शासन था प्यारे साथी। राय वंश का ही एक शासक था, यानी कि आप कह सकते हैं राय वंश का ही एक अंतिम शासक था मेरे प्यारे दोस्त, जिसका नाम था राय साहनी द्वितीय। राय साहनी द्वितीय प्यारे साथी ये शासक था, और इसी का मंत्री था प्यारे साथी जिसका नाम था चाच, या हम जिसे चच भी कहते हैं प्यारे साथी। क्या कहते हैं? चच कहते हैं। इसका क्या था प्यारे साथी? तो राय साहनी द्वितीय का मंत्री था चच, जिसे हम चाच कहते हैं प्यारे साथी। तो जब राय वंश था उसका अंतिम शासक था राय साहनी द्वितीय, इसी का एक मंत्री था चाच, जिसे हम चच भी कहते हैं प्यारे साथी। तो इस चच ने क्या किया कि इसने इसको पराजित कर दिया, या आप कह सकते हैं इसने राय साहनी द्वितीय की हत्या कर दी, और सिंध पर एक नए वंश की स्थापना की, जिसे हम चच वंश भी कह सकते हैं या ब्राह्मण वंश भी कह सकते हैं। ये एक ब्राह्मण था और इसने नया वंश स्टार्ट किया प्यारे साथी। इसी चच का पुत्र था, या आप कह सकते हैं वंशज था, जिसका नाम था चंद्र प्यारे साथी, और इसी चंद्र का वंशज या पुत्र कह सकते हैं दाहिर था। और प्यारे साथी यही दाहिर था जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है, तो यही दाहिर, जिसे हम राजा दाहिर भी कहते हैं, राजा दाहिर यहाँ के शासक होते हैं। तो आप देखिएगा सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि राय वंश का अंतिम शासक था राय साहनी द्वितीय, फिर उसके बाद चच यहाँ पर आए प्यारे साथी जिन्होंने इस वंश की स्थापना की, फिर उसके बाद चंद्र का शासन होता है, और उसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी होता है वो राजा दाहिर होता है प्यारे साथी। अगर हम बात करें प्यारे साथी, इसीलिए राजा दाहिर को चच का वंशज भी कहा गया है, क्योंकि ये चच के क्या थे? वंशज थे प्यारे साथी।
वंशज थे। अगर हम बात करें प्यारे साथी इन सब के बारे में कहाँ वर्णन मिलता है प्यारे साथी, तो परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो दाहिर का वंश था इसके बारे में कहाँ वर्णन मिलता है प्यारे साथी। तो आप लिखेंगे कि इसका वर्णन, जो ये प्यारे साथी प्रथम अरब आक्रमण है, इन सभी चीज़ों का वर्णन प्यारे साथी कहाँ पर मिलता है, तो इसका वर्णन मिलता है प्यारे साथी एक पुस्तक है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है प्यारे दोस्त चचनामा। चचनामा नाम की पुस्तक है प्यारे साथी, और इसका वर्णन इसी में मिलता है। चचनामा नाम की पुस्तक में आप देखेंगे तो ये जो चच प्रथम शासक थे, महान शासक थे इस वंश के, जिन्होंने इस वंश की स्थापना की थी, इन्हीं के नाम पर इस पुस्तक का भी नाम है चचनामा। और इसमें राजा चच के सभी वंशजों का वर्णन है, और उसी में राजा दाहिर का भी वर्णन मिलता है और प्रथम अरब आक्रमण का भी वर्णन मिलता है। अगर हम बात करें कि चचनामा पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे प्यारे साथी अली अहमद। इसके लेखक कौन थे प्यारे साथी? अली अहमद थे। इसके लेखक कौन थे? अली अहमद थे प्यारे साथी, और इसका वर्णन चचनामा में मिलता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो मैं आपको बता रहा था कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस तरह भारत पर आक्रमण किया। उससे पहले मैं आपको बता दूं तो मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध पर आक्रमण करता है तो यहाँ के राजा तो कौन थे प्यारे साथी? राजा दाहिर थे। और अगर हम बात करें तो इस समय राजा दाहिर के समय जो सिंध की राजधानी थी, इसे भी आप लिख लीजिएगा, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जब ये शासक थे सिंध के, तो सिंध की राजधानी क्या थी? सिंध की राजधानी क्या थी जब इन्होंने शासन किया था प्यारे साथी? तो सिंध की राजधानी क्या थी? तो अगर हम बात करें प्यारे साथी तो इस समय सिंध की राजधानी थी, आप देखेंगे तो ब्राह्मणाबाद थी। इससे ये भी पता चलता है कि जो ये सभी थे ये क्या थे? ब्राह्मण वंश के शासक थे प्यारे साथी, यानी कि ब्राह्मण शासक थे आप कह सकते हैं। ये कौन थे? ब्राह्मण शासक थे प्यारे साथी। चच थे ब्राह्मण शासक प्यारे साथी। इससे ये भी जानकारी मिलती है। सिंध की राजधानी, जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करता है तो यहाँ की राजधानी ब्राह्मणाबाद होती है। अगर हम बात करें प्यारे साथी तो मोहम्मद बिन कासिम का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि वो भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर हम बात करें प्यारे साथी तो वो भारत को लूटने आया था। क्या वो भारत पर शासन करने आया था? नहीं। आप लिखेंगे प्यारे साथी जो कारण था वो था कि मोहम्मद बिन कासिम भारत की अतुल धन संपदा को लूटना चाहता था, क्योंकि आप जानते हैं हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाया था। इसी के कारण यहाँ लोग आना चाहते थे और इसे लूट कर जाना चाहते थे। तो मोहम्मद बिन कासिम भारत की अतुल धन संपदा को लूटना चाहता था प्यारे साथी, और साथ ही साथ क्या करना चाहता था? तो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार भी करना चाहता था। इस्लाम का प्रचार भी करना चाहता था प्यारे दोस्त। तो ये कुछ प्रमुख रीजन थे। वो यहाँ पर शासन करने बिल्कुल भी नहीं आया था। वो यहाँ से लूट कर ले जाता, फिर वहाँ पर अपने राज्य में वहाँ पर इसका इन्वेस्ट करता। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब भारत पर जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करता है तो कितने चरणों में करता है, कैसे वो जीतते हुए जाता है, सारी चीज़ें और भी कई चीज़ें कल के वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी बनाने से आपको भी कम समझ में आएगा और थोड़ा वीडियो भी आपको बोरिंग लग सकती है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना कर थोड़ा पार्ट वाइज, क्योंकि 30 मिनट तो वैसे ही हो गए होंगे इस वीडियो के। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो सिंध के आक्रमण के चरण है, किस तरह वो राज्यों को जीतता जाता है, सिंध को कैसे उसने राजा दाहिर को पराजित किया, इन सब के बारे में कल की वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।